तो ये एक हमने मेथड सीखा कि हमारे पास कुछ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया हुआ है, वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनको एक्सटेंड करके हम कैसे बेसिस करते हैं। तो हम स्टैंडर्ड बेसिस से कोई एक वेक्टर उठाएंगे, उसमें डालेंगे, चेक करेंगे वो कोई वो एल आई सेट बना रहा है कि नहीं। अगर वो एल आई बना रहा है तो उसको रख लेंगे। फिर हम दूसरा उठाएंगे और इस जो हमने नया सेट बनाया उसको रखने के बाद उसी में फिर से डालेंगे और चेक करेंगे कि वो एल आई वेक्टर है कि नहीं। और उसके बाद हम उसको भी रखेंगे। अगर वो एलडी हो गया तो उसको रिमूव कर देंगे, उसको फर्दर हम नहीं चेक करेंगे। तो इस तरीके से हर एक जो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनको हम चेक करते रहेंगे अप टू n माइनस एम, क्योंकि हमें n माइनस एम वेक्टर्स के अंदर और ऐड करने हैं टू फॉर्म अ बेसिस। तो दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट लेंदी। तो इसका एक और सब्स्टिट्यूट मेथड है और उससे हम चीजों को, बेसिस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू बेसिस, है ना। तो वो तरीका ये है कि हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, उनको हम जस्ट कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, है ना। और जो भी वेक्टर्स गिवन है उनको रो में लिख लीजिए, ठीक। और फिर उस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो यू कैन सी कि उसकी पिवोट पोजीशन आई, मान लो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में पिवोट पोजीशन है, सेकंड कॉलम में पिवोट पोजीशन है, बट थर्ड कॉलम में पिवोट पोजीशन नहीं है, फोर्थ कॉलम में पिवोट पोजीशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस में जाएंगे और हम देखेंगे कि थर्ड कॉलम, मतलब जैसे अगर रो लिखा हुआ है कोई वेक्टर, तो कौन से रो में नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, कौन से रो में नॉन जीरो या वन पड़ा हुआ है। तो जिस मैट्रिक्स अभी हम करेंगे, इसको लिख भी देंगे। तो जिस मैट्रिक्स, जिस कॉलम में प्योर पोजीशन नहीं है, वही वेक्टर्स हम उठाएंगे, ठीक है। वही वेक्टर्स हम उठाएंगे कहाँ से, स्टैंडर्ड बेसिस से, जिनके अंदर वन हमारे पास पड़ा हुआ है इन दैट प्लेसेस। तो इस तरीके से हम इजिली देख पाएंगे कि हमारे पास, तो जो हम सेकेंड मेथड लिखने वाले हैं, दैट इज you just use in practicing in solving the problem, that is some shortcut या फिर इजी मेथड। तो इवन दो और भी मेथड्स हैं, है ना, और भी तरीके हैं, बट ये जो पहला था दैट वाज द कंप्यूटर बेस्ड, है ना। को सिलेक्ट करना है, किसी को रखना है, सिलेक्ट करना है। अगर इसी हम प्रोग्रामिंग लिख दें तो हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा हमारे पास, कैसे हमारे पास, जब हम बेसिस एक्सटेंड करेंगे तो स्टैंडर्ड बेसिस के कौन कौन से हमारे वेक्टर्स आएंगे, ठीक। तो सेकंड मेथड हम लिख दे रहे हैं इसको प्रॉपर वे में, फिर हम इसको जैसे हमने जो समझाया वही चीजें हैं यहाँ पे, और फिर इसको हम यूज करेंगे। तो मेथड सेकंड, तो टू एक्सटेंड अ गिवन linearly independent independent set of V to form a basis. This is our task, ये टास्क है। तो क्या चीजें हैं हमारे पास, यू कैन जस्ट राइट इट इज इनपुट, है ना। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या गिवन जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज वी हैव अ एल आई सेट एस, है ना, जिसके अंदर हमने भी वेक्टर्स माने थे V1 V2 अप टू Vn ऑफ अ वेक्टर स्पेस उस गिवन, ये हमें पास गिवन है, वेयर डायमेंशन ऑफ V जस्ट इक्वल टू n। इसकी डायमेंशन क्या है, n। ओके। आउटपुट हमें क्या चाहिए, हमें एक बेसिस चाहिए, अ बेसिस, बेसिस B of V such that S is the subset of V।
तो व्हाट आर द वर्किंग स्टेप्स, कैसे काम करेंगे? First is this, let S that is the standard basis. इसके अंदर स्टैंडर्ड बेसिस है, वी हैव E1 E2, और सारे वेक्टर स्पेसेस के आपको स्टैंडर्ड बेसिस लिखनी आनी चाहिए। denotes the standard basis of V. Number second, as dimension of V equals to N and S already contains M elements, so we have to choose N minus M elements out of, that is your E1 E2 up to En। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाइए ए बाय राइटिंग द वेक्टर्स इन अ रो। वेक्टर्स इन द रो, ओके। एंड उसके बाद उसे रिड्यूस करिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। reduce the matrix A into row echelon form by using elementary row operation। elementary row operations select the n minus m standard basis EI corresponding to the column CI which do not have the pivot position, contain the pivot। So these n minus m vectors together with S form a basis B of, ठीक।
ओके, तो इस तरीके से हम बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को हम उस बेसिस में एक्सटेंड कर पाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, और एक चीज रिमार्क लिख लीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, यही दो तरीके हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू एक्सटेंड linearly independent set to a basis। सो बिकॉज यहाँ पर हम स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स को ले रहे हैं, वी कैन टेक फ्रॉम एनी अदर linearly independent vectors, you add them, है ना। तो स्टैंडर्ड बेसिस, बिकॉज वी नो दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेसिस, तो दिस इज नॉट द वे, only way to extend a basis। क्लियर। तो आइए कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम सेकेंड मेथड का मोस्टली यूज करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिखा, एक्सटेंड द सेट extend the set of vectors that is your 1 comma 2 comma 3, 2 comma 2 comma 3, okay, to form a basis of R3। ओके, तो R3 की बेसिस बनानी, इसका मतलब एक वेक्टर और हम इसमें ऐड करना है, इफ दीज आर एलाई वेक्टर्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। पहले तो हमें R3 की स्टैंडर्ड बेसिस पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड बेसिस जो होती है R3 की, दैट इज व्हाट, दैट वी हैव 1 0 0, ये तो होती है 0 1 0 एंड 0 0 1। दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3। तो ये जो गिवन वेक्टर्स हैं, इनको हम पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। इफ आई एम जस्ट सेइंग दिस इज मैट्रिक्स ए, तो इनको हमें रो में लिखना है। तो दिस इज 1 2 3, एंड दिस इज 2 3, सॉरी 2 2 3, दिस इज 2 and 3। इनको हमने पूरा रो में लिख लिया और इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए 1 2 3, इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए, दैट इज अप्लाइंग हेयर, that is your R2 is replaced with R2 minus 2 times of R1, R2 minus 2 times of R1। So this is 2 minus 2 is 0, and 2 minus 2 2 is 4, है ना। 2 minus 4 is -2, and this is 3 minus 6 is -3। तो यू कैन सी कि एक पोजीशन, फर्स्ट कॉलम में प्योर पोजीशन है, सेकंड कॉलम में हमारे पास प्योर पोजीशन है, थर्ड कॉलम में हमारे पास प्योर पोजीशन नहीं है किसी भी रो के अंदर। तो ये जो थर्ड कॉलम वाला हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट दो पोजीशन हमें जीरो लेना है, बट थर्ड जो पोजीशन वाला हमारे पास नॉन जीरो है, यहाँ इसको हम नाम देते हैं, दिस इज योर E1, दिस इज योर E2, दिस इज योर E3। तो E1 E2 बताता है कि किस पोजीशन पे हमारे पास नॉन जीरो नंबर है। तो जिस कॉलम में हमारे पास पिवोट नहीं है, उस कॉलम वाला आपको वेक्टर उठाना है कहाँ से, स्टैंडर्ड बेसिस से। तो दैट इज योर E3। ओके, तो जो हमारे पास न्यू जो S बन जाएगा, ये जो वेक्टर था न्यू S, वेर एडिंग ऑल दीज वेक्टर। तो दो वेक्टर तो हमारे पास थे ही, ध्यान देना यहाँ ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा, और रो इक्विवेलेंट फॉर्म फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास किन किन कॉलम में पिवोट है। जिन कॉलम में पिवोट नहीं है, ठीक है, उन कॉलम के नॉन जीरो एलिमेंट वाले आपको उठाने हैं E1 E2 में से। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर पिवोट है, इसे नहीं लेना, सेकंड पोजीशन वाला नहीं लिया, थर्ड पोजीशन वाला पिवोट लेना है, क्योंकि थर्ड पोजीशन वाले कॉलम में पिवोट नहीं। ठीक, तो वी हैव टू वेक्टर्स 1 2 3। ओके, एंड दिस इज 2 2 2। ऐसा क्यों, अगर हमने मान लो इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, सपोज दैट इस वेक्टर को, तो अब ये एलआई वेक्टर बना देंगे।
है ना। दे आर दे, क्योंकि हमारे पास तीनों के तीनों हमारे पास पिवोट पोजीशन में है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रख के इसको हमारे पास सेट को एल बने रहना देने चाहते हैं, ये एल रहेगा। और क्योंकि इसमें थ्री वेक्टर्स हैं, दैट इज योर डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, तो दिस फॉर्म दिस इज अ बेसिस, एक्सटेंडेड बेसिस। समझे? तो दिस इज अ बेसिस। गॉट इट? समझ में आया कैसे करना है? जी सर। तो बस ऐसे ही काम करना है आपको, बहुत इजी है। और करते हैं एक आधा सवाल, जस्ट टू। एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन एक लिखते हैं यहाँ पे। ऐसे ही बताना कि कौन कौन से हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस से वेक्टर्स ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटेंड द सेट दैट इज योर 1 2 3 4 5, 2 3 6 1 and 2, ठीक है। टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ R5। R5, तो इसका R5 के कर रहे हैं तो डायमेंशन कितनी है? 5। इसका मतलब कितने वेक्टर्स होने चाहिए उसकी बेसिस में? 5। इसका मतलब 3 और ऐड करने होंगे इसके अंदर, है ना। तो वो 3 कौन कौन से ऐड होंगे, लेट अस सी। कुछ नहीं करना, इनको एक मैट्रिक्स बनाना है, जस्ट कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, और इसको इसमें लिख देना है, दिस इज 1 2 3 4 and 5। एक मैट्रिक्स बना लीजिए। रो में लिखना है, ध्यान रखना है, वी आर जस्ट राइटिंग इन अ रो। ओके। एंड दिस इज योर 2 3 6 1 and 2। क्लियर? अब इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो इस कन्वर्ट इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगी, 1 2 3 and 4 and 5, ठीक। सेकेंड रो में जैसे अप्लाइंग दिस इज योर R2 इज योर R2 रिप्लेस विद R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो नंबर है तो इसके नीचे जीरो करना है, तो यहाँ पर 2 - 2 इज जीरो। एंड थ्री माइनस फोर इज -1। एंड 6 - 6 इज जीरो। एंड देन योर 1 - 1, 1 - 8 है ना, 1 4 2 8 है ना, तो 1 - 8 -7। एंड 2 - 10 इज -8। ओके। तो ये तुम्हारे पास आ गया, एंड यू कैन सी ये रोकिलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिस इज योर REF। और यू कैन सी कि इसमें प्योर पोजीशन फर्स्ट प्लेस पे है और सेकंड प्लेस पे। दिस द ओनली वे वी हैव द प्योर पोजीशन। तो इसमें थर्ड थर्ड कॉलम में प्योर पोजीशन नहीं है, फोर्थ कॉलम में नहीं है, और थर्ड कॉलम में नहीं, फिफ्थ कॉलम में नहीं है। तो हमें स्टैंडर्ड बेसिस के वो वेक्टर्स उठाने हैं, ठीक है, जिसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे नॉन जीरो एलिमेंट हो, तभी वो हमारे पास इस मैट्रिक्स को हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बना पाएगा, ठीक है, इन वेक्टर्स को। तो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या है?
standard basis for R5 is just equal to what? We have 1 0 0 0 0 ये था, and we have this is 0 1 0 0 0 ये है, and 0 0 1 0 0, and then we have this is 0 0 0 1 0, and we have this is 0 0 0 0 1, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस। तो दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R5। क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड बेसिस हो गया। अब इनमें से उन पोजीशन को उठाना है वो कॉलम जिसमें नॉन जीरो हो। तो फर्स्ट टू पोजीशन वाले तो हमें छोड़ देने, वी आर नॉट टेकिंग दीज, वी जस्ट टेक दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्योर पोजीशंस नहीं है इन द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम में। तो जो सेकेंड मेथड लिखा था उसमें यही था कि हमें वो उन पोजिशनल एलिमेंट्स को हटाना है जिसमें हमारे पास पिवोट पोजीशन ना हो। हमने लास्ट लाइन लिखी थी, जो इसमें लिखा था, इसमें क्या लिखा था? सेलेक्ट द n माइनस एम स्टैंडर्ड बेसिस, n माइनस एम एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेसिस EI करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम्स कॉलम CI which do not contain the pivot position, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट्स हमें उठाने हैं। एंड देन n माइनस एम वेक्टर्स टुगेदर विद s फॉर्म अ बेसिस ऑफ V। तो जो तो नाउ स्टैंडर्ड बेसिस जो बनेगी, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? ये दोनों वेक्टर्स 1 2 3 4 एंड 5। आप ध्यान रखना कि ये ओरिजिनल वेक्टर्स लिखने हैं, रिड्यूस करने के बाद नहीं लिखने हैं कि हमने उसमें अप्लाई करके reduce, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल वेक्टर्स थे वो यही थे। वो तो हमने मैट्रिक्स में लिखा, उसके ऊपर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो आपको जब बेसिस फॉर्म करना होगा, लिखना होगा, तो यही वेक्टर्स होंगे, क्योंकि आप जब अगर क्वेश्चन आया तो उसमें ऑप्शन में ये भी पढ़ा होगा। ठीक है? तो ये वेक्टर जब हमने अप्लाई करा उसमें ऑपरेशन, तो वो चेंज हो गए, दे आर नॉट रिमेन द सेम एज प्रीवियस वन। ठीक है? और बाकी ये वेक्टर्स आप डाल दीजिए 0 0 1 0 0, और दिस इज 0 0 0 1 0, एंड वी हैव दिस इज 0 0 0। तो ये अब हमारे पास जो सेट बना, दैट इज योर बेसिस, है ना। दिस इज Li2, Li एंड जनरेटिंग, है ना। गॉट इट? समझ में आ गया? तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। जी सर। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर्स और हम हमारे लगेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस एंड क्वोशंट स्पेसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, देन वी विल कंप्लीट द वेक्टर स्पेस पोर्शन। वेक्टर स्पेस जो हम स्पेसेस का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट वी विल कंप्लीट होल टॉपिक। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी रिलेटेड एडवांस लेवल चीजें हैं, वो सीख चुके हैं हम लोग। अब बस आप क्वेश्चंस करने हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, और जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम्स, उस तरीके की चीजों को आप करना शुरू कर दीजिए। अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है उससे प्रॉब्लम्स लेके आप सॉल्व करना शुरू, PYQs को सॉल्व करना शुरू करिए। तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? तो हाँ। एक क्वेश्चन था, वो इंटीग्रेशन का था।